नमस्कार, फौजी लेक्चरार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, रिश्ते नाते तभी तक बरकरार रहते हैं जब एक दूसरे पर विश्वास होता है। अगर एक दूसरे पर हम शक करने लगते हैं या विश्वास टूट जाता है तो रिश्ते भी टूटने शुरू हो जाते हैं। खासकर गलतफहमियां पहले शुरू होती हैं, गलतफहमियों से शक शुरू होता है और शक से फिर रिश्ते टूट जाते हैं। इसी तरह की एक घटना मैंने शेयर की थी। किस तरह से मेरी माताजी को अचानक डिप्रेशन हो गया था, 1992 की वो घटना थी। उसकी शुरुआत वहीं से हुई थी। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि मेरी माताजी किस तरह से डिप्रेशन में चली गई थी। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि उनका जो डिप्रेशन में गई थी उसका इलाज किस तरह से किया था, या रिश्तों को टूटने से किस तरह से बचा लिया था, या जो गलतफहमियां थी उन गलतफहमियों को किस तरह से दूर किया था। इस तरह की समस्या किसी के परिवार में आ सकती है, किसी की भी रिश्तेदारी में आ सकती है। अगर पिछले वाले वीडियो जिसमें मेरी माताजी डिप्रेशन में गई थी, वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज हम बताते हैं कि किस तरह से हमने उसका समाधान किया। कि जैसे ही वो समस्या बढ़नी शुरू हुई तो मेरी विचारधारा ये थी कि जिस तरह से वो डिप्रेशन की तरफ बढ़ रही है, यानी कि जो गलतफहमियां बढ़ रही हैं वो बातचीत से ही दूर होंगी, क्योंकि मेरी काकी का उसमें नाम लिया था। सबसे पहले मैंने क्या किया, अपने घर वालों को ये विश्वास दिलाने के लिए, भाई ठीक है जैसे तुम बोलते हैं वैसे ही मैं करने के लिए तैयार हूं, मैंने वहीं से शुरुआत की। तो मेरी माँ कहने लगी कि मेरे अंदर घाल गलवार की है, चौकी गलवार की है, और होली वाले दिन मरने की बात करी थी, लेकिन वो होली निकल गई थी। पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। मेरे साथ चलो, जहां कहोगे वहां मैं चलने के लिए तैयार हूं। कम से कम कोई ये साबित तो करे भी फलाने बंदे ने करवा रखा है, इस तरह से करवा रखा है, उसका इलाज बाद में ढूंढेंगे। तो मेरी माँ ने कहा कि सप्पा खेड़ी, जो उचाना और नरवाना के बीच में गांव पड़ता है, कि वहां पे कोई भविष्य बताती है, या कह सकते हैं पूजा पाड़ती है, कि वो पूरा नाम लेती है कि किसने करवा, सारा सच सच बता देगी। तो हम वहां सप्पा खेड़ी गए। 1992 की घटना है। उसमें मैं एयरफोर्स में था और उसमें जो मेरी तनख्वाह थी 1500-1600 के करीब थी। जब वहां गए तो उन्होंने कहा कि कम से कम 400 रुपए लगेंगे। उसमें एकदम से 400 रुपए थे भी नहीं, और ये भी सोचने की बात है कि 1500-1600 रुपए जब मेरी तनख्वाह थी उसमें से 400 रुपए देना वो भी एक बड़ी बात थी। तो हमने कहा कि पैसे तो अभी है नहीं, पैसे हम ले आएंगे। दूसरा उसने कहा कि मैं सिर्फ वीरवार को ही ये चीज बताती हूँ, उस दिन वीरवार नहीं था, तो इस कारण से हम वहां से वापस चल पड़े। जब वापस वहां से बस में बैठे, साथ में मैंने मेरे काका लड़का था बलराज, उसको भी ले रखा था, क्योंकि उसकी माँ का नाम मेरी माँ ने ले रखा था, उसने करवा रखा है। माँ जो कुछ भी होगा उनके सामने ही होगा, ताकि सच को उजागर किया जा सके। अगर मैं अकेला जाता, बलराज को साथ नहीं लेके जाता, तो उनको हो सकता है ये गलतफहमी हो जाती भी ये भी जैसे मेरे परिवार के बाकी सदस्य हैं एक साइड हो गए, मैं भी उनके साथ मिल गया हूं। तो जैसे सप्पा खेड़ी से हम बस में बैठकर वापस आए उचाना के लिए, तो रास्ते में मेरी माँ कहने लगी कि उचाना मंडी के अंदर एक हजरत का पड़ा है और वो भी इस चीज का इलाज करता है या चीज बताता है। तो वो जहां हम गए उचाना मंडी, वहां एक मौलवी जी बैठे थे जो कि एक मुस्लिम थे, काफी बुजुर्ग थे, 70-75 साल की उनकी कम से कम उम्र रही होगी। तो वहां जाने के बाद हमने उनको नमस्कार किया। नमस्कार करने के बाद मैंने उनको कहा कि बाबा जी ये मेरी माता जी है, इनको कुछ हो गया है, क्या हो गया है वो समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टरों को दिखा लिया है, डॉक्टरों को समझ में नहीं आया, जबकि डॉक्टरों को हमने नहीं दिखाया था। इतनी देर में मेरी माँ बोलने लगी कि मेरे अंदर तो घाल गलवार की है, चौकी गलवार की है, मैं तो होली वाले दिन मरनी थी। तो उसको मौलवी को इतनी देर में सारा मामला समझ में आ गया। वो मेरे को कहने लगा कि भाई पढ़े लिखे लिखते हो। मैंने कहा जी ज्यादा तो नहीं पढ़ा, 10वीं ही की है, क्योंकि उसमें तक मेरी 10वीं ही हुई थी। कहने लगा मेरे पास बहुत सी औरतें आती हैं अपनी नई नई बहुओं को लेकर, और आगे क्या कहेंगी, अपनी किसी पड़ोसन का या किसी रिश्तेदार का नाम लेकेंगे कि फलाने ने इसको तारा तरवा दिया, जिस कारण से इसको बच्चे होने बंद हो गए। तो उस मौलवी ने कहा अगर तारा तरवाने से बच्चे होने बंद हो जाए, या ऊना टूना करवाने से या तंत्र विद्या से बच्चे होने पैदा बंद हो जाए, फिर किसी को भी ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा, नसबंदी का ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा। 1, 2 या 3 बच्चे जिसको जितने पैदा करने हैं, उसके बाद वो जाके तांत्रिक के पास तारा तरवा सकता है या मंत्र मरवा सकता है, बच्चे होना बंद करवा सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि तंत्र मंत्र से ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मैंने कहा जी इसका इलाज बताइए। उन्होंने कहा कि मैं एक ताबीज बनाता हूं। ताबीज का मतलब उनका कहने गया था, वो कुछ लिख के उसमें डालता था कि मैं ताबीज बनाता हूं, ताबीज पे जो विश्वास करेगा वो ठीक हो जाएगा। अगर कोई ताबीज पे विश्वास नहीं करेगा, उसको कहीं भी आगे से आगे ले जाते जाना, वो कभी भी ठीक नहीं हुआ। क्योंकि जहां आप लेके जाओगे उसको लगेगा कि इससे ज्यादा किसी और को पता है। जब और के पास लेके जाओगे तो वहां जाने के बाद इसको लगेगा कि इससे ज्यादा किसी और को पता है, और इस तरह से लास्ट में वो बंदा डिप्रेशन में जा सकता है, या डिप्रेशन से फिर साइकेट्रिक पेशेंट हो सकता है। तो मैंने कहा ठीक है जी, आपके पास जो इलाज है आप कर दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं ताबीज बनाऊंगा, ताबीज के 5 रुपए लूंगा। मैंने कहा ठीक है, अब ताबीज बनाइए। उन्होंने एक ताबीज बना, और साथ में एक धागा, जैसे आपने देखा होगा बहुत से तांत्रिक या बहुत से पंडित जी बनाते हैं, नीले रंग का एक धागा होता है, कोई काला रंग का बनाता है, वो अलग तरह से उसकी गांठ लगाई जाती है। वो धागा बना के
मेरी माताजी को दे दिया कि भाई ये तागा बांध लियो और ये तबीज बांध लियो, उससे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दूसरा, उसने कागज पे कुछ लिख के कुछ पुड़िया बना के दी थी कि इन पुड़िया को पानी की एक बाल्टी भरना, पानी की बाल्टी में ये पुड़िया डाल देना, उसके बाद वो पानी है घर के अंदर इसकी चारपाई की चारों तरफ और घर के बाहर सब जगह छिड़क देना। जहां तक मेरे को उसमें समझ में आया, वो उसका एक था, एक साइकोलॉजिकल होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है उसको दूर करने के लिए। ये भाई इसको ये विश्वास हो जाएगा कि इसने कुछ मंत्र मार के दिया है और जो इसके दिमाग के अंदर वो चीज बैठ गई है घाल चौकी वाली, वो दिमाग से निकल जाएगी। तो वहां से जब लेने के बाद हम वहां से चले तो मेरी माताजी कहने लगी नहीं, इसको तो कुछ भी नहीं मालूम है। यानी कि मेरी माँ ये चाहती थी कि कोई ये कहे मेरे काके का नाम लेके उसने इसके अंदर करवा रखा है, लेकिन उसने ऐसा कुछ बोला नहीं। तो वहां से जब चले तो मेरी माँ कहने लगी अलेवा खांडा चलो, जींद से असंध रोड पर पड़ता है कि अलेवा खांडा चलो। अलेवा खांडा में पूजा करती है, एक 5 रुपए लेती है और एक 25 रुपए लेती है। 5 रुपए वाली हिंट देगी, संकेत देगी कि कौन कैसे है, इस तरह से वो आपने पहचानना है। और 25 रुपए जो लेती है वो सीधा नाम लेके बताएगी कि किसने करवा रखा है, क्या करवा रखा है। तो मैंने कहा हम सीधा 25 वाले के पास चलते हैं, 25 रुपए देंगे और सीधा हमें नाम चाहिए। साथ में मेरा काका लड़का था जो बदराज, वो भी हमारे साथ था। जैसे हम अलेवा खंडा गए, वहां जाने के बाद पता चला कि जो 25 रुपए लेके पूजा करती है वो कहीं गई हुई थी रिश्तेदारी में। क्या बताया कि शाम को 4 बजे के आसपास वो आएगी। मैंने कहा तब तक जो 5 रुपए लेके हिंट देती है उसके पास चलते हैं। तो जो 5 रुपए लेके हिंट देती है उसके पास जब गए, वहां कम से कम 15-20 बंदे और बैठे थे जो हरियाणा के अलग अलग जगह से आए हुए थे और सभी अपनी इसी तरह की समस्या को लेके आए थे। किसी की चोरी की समस्या थी, किसी की इसी तरह की ऊने टूने की समस्या थी, किसी की और प्रकार की समस्या थी। वो सब अपना भविष्य पूछने के लिए पीछे क्या हुआ है, किसने करवाया, कैसे करवाया, उसके लिए आए हुए थे। तो हम भी वहां पर बैठ गए। मेरी माता जी उनके सामने बैठ गई जहां वो सारे पूछने के लिए बैठे थे। मैं और बलराज साइड में खाट थी, उस खाट पर बैठ गए। करीब आधे पौने घंटे बाद हमारे बारी आई। जो पूजा पाठने वाली थी, पूजा बताने वाली थी, पूछने लगी कि इनके साथ कौन आया है। मैंने कहा इनके साथ मैं आया हूं, मैं इनका बेटा हूं। तो वो अपनी आंख बंद करके जो मंत्र से मारते हैं या जो भी सिस्टम करते हैं वो करने के बाद उसने कहा कि भाई तू शादीशुदा है। मैंने कहा नहीं, मैं तो कुंवारा हूं, शादीशुदा नहीं हूं। उसने कहा तेरा कोई बड़ा भाई है। मैंने कहा नहीं, बड़ा मैं हूं, दूसरा छोटा है, वो भी कुंवारा है। तो कहने लगी मुझे बहू दिखाई दे रही है। मैंने कहा हमारे घर में तो कोई बहू है नहीं। दूसरा उसने कहा कि आपके घर में किसी को पूजा आती है, यानी कि कोई भविष्य बताता है। मैंने कहा नहीं, हमारे घर में तो ऐसा कोई बंदा नहीं है जो भविष्य बताता हो या पूजा पढ़ता हो। तो उसने कहा कि आपके घर में अगर कोई अभी भविष्य नहीं बता रहा है, पूजा नहीं पढ़ रहा है, तो आगे भविष्य में कोई न कोई ऐसा होगा जो पूजा बताएगा। ये 2 बातें उसकी मेरे को आज तक समझ में नहीं आई, जो कि 1992 के। उसके बाद उसने बताना शुरू किया। कहने लगी इसके ऊपर से 5 रुपए वार के या 11 रुपए उसने बोले, इसके ऊपर से वार के और फलानी जगह रख देना और शनिवार के दिन फिर उसको पतासे लाके बच्चों में बांट देना, ये ठीक हो जाएगी। इस तरह के टोने टोटके पहले कर चुके थे। मेरी माँ उनसे ठीक नहीं हुई थी और उसका विश्वास भी था। वो ये चाहती थी भाई कोई न कोई सीधा मेरी काकी का नाम ले ताकि मेरी काकी को ये कहा जा सके भाई इसने करवा रखा है। तो जब वो बताने लगी, मेरी माँ को एकदम गुस्सा आया, थोड़ा एक्टिंग सी करने लगी जिस तरह से साइकेट्रिक पेशेंट करता है। फिर वो भी गुस्से में आ गई जो पूजा बताने वाली थी। गुस्से में आने के बाद वो कहने लगी भाई अगर तू तेरी माँ की मानेगा तो तुम्हारा घर उजड़ सकता है, अगर तुम दिमाग से काम लोगे, समझ से काम लोगे तो तुम्हारा घर बच सकता है। उसने बल्कि उसमें उदाहरण दिया, क्योंकि पहले जैसे हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, कभी कभी लोग ये कहते थे कि इंदिरा गांधी के बाद देश शायद चलेगा नहीं, या इंदिरा गांधी भी मर गई है, इंदिरा गांधी के बाद भी देश चल रहा है, तो ये देश ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन उसके लिए समझदारी से काम लेना। अगर आप समझदारी से काम लोगे तो बच जाओगे, समझदारी से काम नहीं लोगे तो उजड़ जाओगे। तो तब तक मेरी माँ को और ज्यादा गुस्सा आया और मेरी माँ कहने लगी, मेरे साथ जो मेरे काका लड़का गया बलराज, उसकी तरफ इशारा करने लगी, उसकी माँ ने ये भेज रखा है और इसकी जेब के अंदर कुछ पढ़ के कोई पर्ची डाल के, जिस कारण से उसको कहने लगी कि दादी तेरे को पूजा नहीं आ रही। इस बात पर जो पूजा बताने वाली थी या भविष्य बताने वाली थी और ज्यादा गुस्से में आ गई। वो कहने लगी नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इतना सुनने के बाद बलराज भी थोड़ा गुस्से में आ गया। वो भी मेरे से 2-3 साल छोटा है। मैंने कहा बलराज तेरे को ताई बुला के ले आई थी या मैं बुला के लाया था? बलराज ने कहा कि तू बुला के लाया था। मैंने कहा मैंने तेरे ऊपर कोई आरोप लगाया है, मैंने तेरे से कोई सवाल किया है? बोला नहीं। मैंने कहा फिर तू क्यों गुस्सा कर रहा है? बोला ताई ऐसे ऐसे करे, मत ताई को कहने दो, वो अभी दिमागी हालत उसकी सही नहीं है, अभी वो कुछ भी बोल सकती। तो मैंने उसको जो पूजा बांटने वाली थी, मैंने उसको कहा कि दादी एक एक करके इसके सारे कपड़े उतरवा लीजिए, इसके पास कुछ भी नहीं है। जो भविष्य बताने वाली थी वो कहने लगी बेटा इसके पास कुछ भी नहीं है और जो मैंने इलाज बताया है वही इसका इलाज है और कोई इलाज नहीं। तो मैंने कहा हमारे देवी देवता कहीं नाराज हो? कहने लगी कोई देवी देवता आपका नाराज नहीं है। मैं कोई कहीं इसका चलते समय चुराए में पैर आ गया हो? बोला नहीं, कहीं चुराए में कोई पैर नहीं आया है। किसी प्रकार का कोई संकट हो ओपरी पराई का? कहने लगे ओपरी पराई का कोई संकट नहीं है। उसने बल्कि 2-3 बातें और बताई जो बिल्कुल सच साबित हुई थी। एक उसने बताया था कि हाथी से कोई डोकत आया था और उसने इनको कील पढ़ के दी थी, जिसको तुमने 1200 रुपए दिए थे और वो कील वहां पे गाड़ी हुई है। वो बात सच थी,
जो कि मुझे उसी में तक पता चल चुकी थी। दूसरा उसने बताया था जो सारा खेल है ये गांव का जो मंदिर का पुजारी है उसने बिगाड़ रखा है। दूसरा उसने बताया कि गांव का जो मंदिर की शुरुआत हुई थी उसकी भी उसने हिस्ट्री बताई कि कौन से गांव से उसकी जोत लाई गई थी, वहां जोत ला के वो मंदिर की स्थापना की थी। शुरुआत में जो मंदिर की स्थापना हुई थी, बस अड्डे पर ही तालाब है और तालाब के साइड में जो तालाब की मिट्टी निकाल के डाल देते हैं ऊंचाई पे, उसको हरियाणा में पहाड़ बोलते हैं, उस पहाड़ के ऊपर मंदिर था। लेकिन 1992 से काफी साल पहले वो मंदिर वहीं था, लेकिन गांव के बीच में एक दूसरा मंदिर स्थापित हो चुका था और यहाँ पूजा पाठ बंद हो गई थी। यहाँ कोई बाबा या पुजारी नहीं रहता था, गांव के जो बीच में था वहां पे पुजारी रहता था और वहीं से इसकी विवाद की शुरुआत हुई थी। उसने इतना तक कहा अगर तुम पंचायत करो खटखड़ गांव की, भरी पंचायत के अंदर मैं उसको पुजारी की बाजू पकड़ लाऊंगी और जो जो सच बात है वो बता दूंगी। हम वहां से फिर चल दिए क्योंकि मेरी माँ वहां भी संतुष्ट नहीं हुई। उसके बाद फिर हम वहां गए जो 25 रुपए में बोझा बताती थी, तो तब तक वो आई नहीं थी। हम वहां वेट करना पड़ा क्योंकि वेट करने के अलावा हमारे पास कुछ चारा था। जैसे ही शाम को 4 बजे के पास वो आई, हमने आते ही उसको 25 रुपए दिए और वो पूछा, वो एक हारी थकी हुई थी क्योंकि बाहर से आई थी, तो उसने कहा भाई सब चीज ठीक है। मैंने कहा ऊपरी पढ़ाई, बोला कुछ नहीं है। माँ देवी देवता, बोला सब कुछ ठीक है। माँ इलाज, उसने वही कहा कि 11 रुपए इसके ऊपर से वार के और फलानी जगह रख देना और शनिवार को उस 11 रुपए के पतासे लाके बच्चों में बांट देना। लेकिन मेरी माँ को उसका भी विश्वास नहीं आया। वापिस घर आने के बाद मैंने सारी बातें, मेरी बहनें भी आई थी, मेरे पिताजी थे, उनको बताया भाई इस तरह से गए। पहले हम सपा खेड़ी गए, फिर उचाना मंडी गए, उसके बाद हम अलेवा खंडा गए। अलेवा खंडा में पहले हम 25 रुपए वाले के पास गए थे, वो नहीं मिली। फिर हम 5 रुपए वाले के पास गए, उसने ये बातें बताई थी। फिर वापस 25 रुपए वाले के पास गए, उन्होंने ये बातें बताई थी। और एक बार घर वालों को या मेरा पिताजी को थोड़ा थोड़ा विश्वास सा होने लगा था भाई शायद इसको साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। लेकिन जैसे ही मैं वापस कानपुर चला गया उसके बाद से फिर घटनाएं घटने शुरू हो जाते हैं और मेरे परिवार वाले या मेरे पिताजी या मेरी बहनें उनको फिर कहीं न कहीं दूसरे तांत्रिक पास ले जाती हैं। ये उचाना मंडी वाले जो मौलवी था उसने पहले ही बोल दिया था अगर आप इस ताबीज पर विश्वास नहीं करोगे तो इसको कहीं ले जाना, ये आगे से आगे इसको रहेगा कि इससे ज्यादा जानने वाला कोई और है और ये ठीक नहीं हो सकती। लास्ट में डिप्रेशन में जाएगी और साइकेट्रिक पेशेंट भी हो सकती है। और वही हुआ था। तो मैंने ये जानने की कोशिश की, मेरे जो पिताजी थे वो आर्य समाजी थे, इन चीजों में विश्वास नहीं करते थे। तो मैं जानना चाहता था मेरे पिताजी को कैसे विश्वास हुआ बे तंत्र विद्या से होता है या मेरी माँ जो बोल रही है घाल चौकी गलवाने की बात है वो करवाया गया है। तो मैंने पिताजी से जब सवाल करने शुरू किए तो पिताजी ने बताया कि एक दिन शाम को जब धार काटने गए, भैंस का हमारा अलग था और रहने का अलग था, तो मेरे पिताजी ने कहा शाम को जब 4-5 बजे वहां गए तो मेरी माताजी ने जाते ही तूड़ी के अंदर हाथ डाला और तूड़ी के अंदर से एक गोला निकाला जो कि चून का था, कच्चे चून का, भिगो के जैसे लोई बना के रोटी बनाते हैं वो निकाला और उसको खोल के मेरे पिताजी को दिखा। बोला तू कहता था नहीं कि ऐसा कुछ नहीं होता, कोई कुछ नहीं करवाता, ये देखिए इसके अंदर ये चून का गोला मिला है और इसके अंदर एक काली मिर्च मिली है और ये काली मिर्च जो है मेरी काके नाम लेके बोली कि उसने पढ़ के डलवाई है। तो मेरे पिताजी ने ये दिमाग नहीं लगा भाई इसको कैसे पता चला कि आज यहाँ पे कोई गोला डला है और खोलने के बाद काली मिर्च है। मेरे पिताजी को ये यकीन होने लगा कि जरूर मेरी काकी ने कुछ करवाया है। दूसरा मेरे पिताजी ने कहा कि भाई एक दिन रात को 9 बजे के आसपास जब मेरे पिताजी वहां जहां हुक्का वगैरह पीते थे, लोग इकट्ठे बैठते थे, ताश खेलते थे, वहां से जब वापिस आए तो मेरे माता जी ने फिर वही भैंस वाले में जाके देखा कि भैंस के ऊपर गिल्ला था। तो मेरे पिताजी को कहा कि देखो तू कहता था भाई नहीं है, ये देखो भैंस के ऊपर गिल्ला है। गिल्ला कहाँ से आ गया जबकि अंदर है, इसके ऊपर ऊना टोना करके पानी छिड़का गया है। उसमें मेरे पिताजी के दिमाग में ये नहीं आया ये पानी अपने आप तो नहीं आया, किसी ने छिड़का है, तो किसी ने छिड़का कोई और आएगा या हो सकता है मेरी माँ खुद कर रही हो क्योंकि तांत्रिक ने ऐसा बोला हो या गांव के पुजारी ने ऐसा बोला हो या उसके दिमाग में ऐसा हो भाई उसको गलत साबित करना है इसलिए ऐसा किया हो। तो जब मेरे पिताजी मेरे को बता रहे तब मैंने एक सवाल किए मेरी माँ को कैसे पता चला कि आज यहाँ पे तूड़ी पे वो गोला दबे है चून का और उसने खोल के दिखाया और उसमें काली मिर्च है। इसका मतलब है हो सकता है इसने खुद वैसा किया हो या हो सकता है कोई तीसरा आदमी जो मेरे और मेरे काका परिवार को भिड़ाना चाहता हो उसने ये इस तरह की कोई हरकत की हो। इसी तरह पानी वाली घटना है। तो मेरी माँ को कैसे पता चला वे आज रात को 9 बजे के आसपास उसको पानी छिड़का है क्योंकि मेरी माँ तो बाहर सोती थी, भैंस भीतर वाले बनती थी, मेरे पिताजी बाहर गए थे, वहां से जब आए तो वहां दिखाने के लिए गई। तीसरी घटना जो मेरे सामने हुई थी वो ये थी कि एक बार मेरे पिताजी और मेरी काकी के बीच में कुछ विवाद हो गया था। मेरी काकी वहां से चली गई थी, अपने मायके चली गई थी और मेरे काका लड़का जो बलराज उसने मेरे पास लेटर लिखा था कि सुरेश जैसे तूने बोला था उसके अनुसार काकी आगे से कुछ नहीं बोली, ताऊ ने जो बोला और काकी अभी गाँव छोड़ के मामा के चली गई है और काकी का ये कहना है कि जब तक सुरेश लेने के लिए नहीं आएगा तब मैं खटखड़ में नहीं आऊंगी, चाहे खटखड़ की पंचायत भी मेरे को लेने आ जाए तब भी मैं उसको मना कर दूंगी। तो मैं 2 दिन की छुट्टी लेकर आया। आने के बाद पहले मैं अपने परिवार से मिला, फिर मेरे काके के परिवार से मिला,
और उसके बाद किसी को बताए बगैर मैं मेरी काकी को लेने लिए चला गया। दिरोली खेड़ा एक गाँव है, छोटे उचाणे से आगे, छोटे उचाणे के आगे जो गौशाला है, गौशाला के आगे गाँव है दिरोली खेड़ा। तो वहां जब मैं पहुंचा, मेरे पीछे पीछे साथ में मेरे काका का जो सबसे छोटा लड़का था राजेश, वो भी वहां चला गया था। वो इसलिए चला गया था क्योंकि मैं बता कर नहीं आया था, उनको लगा कि सुरेश आया है और मैं अपनी माँ को वहां से ले आता हूँ, आने के बाद वो सारा हाल बता देगी। तो मैंने पूछा राजेश को भी, तू किस लिए आया? उसने कहा कि मेरे को राममेर की बुआ भेजा है, उसने कहा कि तेरी माँ को लिया क्योंकि सुरेश आया है, अब ये सारी समस्या का समाधान कर देगा। मैंने कहा ठीक है, अगर तुम आए हो तो अगर अभी चलना है तो मैं अभी चलता हूँ, और नहीं तो फिर आराम से आ सकते हो। तो मेरी काकी कहने लगी भैया हम आराम से बाद में आ जाएंगे, क्योंकि उसमें मई जून का महीना था, गर्मियां बहुत ज्यादा थी। तो मैंने कहा मैं अभी यहाँ से चलता हूँ, क्योंकि छोटा उचाणा में मेरा एक दोस्त था जो कि एयरफोर्स में था, कृष्ण कुमार अहलावत, जो कि इंडियन एयरफोर्स में था, एयरफोर्स पुलिस में था, उनके घर मिलता मैं वापिस आ गया। जब मैं घर आया तो 5 बजे से पहले मैं घर पे आ गया था। मेरी जो काकी थी और जो राजेश था काका छोटा लड़का, वो 7 बजे के आसपास गांव में आए थे। इस बात का मुझे कैसे पता चला? क्योंकि 7 बजे के आसपास हम घूमने के लिए बाहर जा रहे थे, और जब हम घूमने के लिए बाहर जा रहे थे तो उसी समय रास्ते में बस अड्डे की तरफ से मेरी काकी और काका जो छोटा लड़का राजेश, वो आते हुए हमें रास्ते में मिले थे। तो रात को 8 साढ़े 8 बजे मेरी माँ ने मेरी काकी की आवाज़ सुनी, और आवाज़ सुनने के बाद फिर मेरी माँ उसी तरह से करने लगी जिसे पहले रिएक्ट कर रही थी। कहने लगी, मेरे को कहने लगी तू उसको ले आया है, उसने आते ही फिर ऊना टूना कर दिया है, उसका ऊना टूना करते ही फिर मेरी बीमारी बढ़ गई है, तू मेरे को मारना चाहता है। मैंने कहा हुआ क्या, बात तो बताओ। कहने लगी तेरे को यकीन नहीं होता? नहीं, मैं नहीं करवा रहा, चल तेरे को दिखाती हूँ। मैं चलो दिखाओ क्या है। मेरे को लेके गई जहाँ ये मेरा घर है, मेरे घर के पीछे मेरे काका घर था, और मेरे काके घर के पीछे मेरा माँ भैंस वाला घर था। शाम को और सुबह मेरी माँ भैंस की धार निकालने के लिए उधर जाती थी। तो वहां मेरे काका जो घर था, मेरे काका घर का जो एंट्री गेट था, एंट्री गेट के ठीक आगे यहाँ पे ठीकरे मतलब जो बर्तन होते हैं मिट्टी के, थोड़ा कच्चा बर्तन होता है, वो वहां तोड़े हुए थे। कहने लगी देखिए यहाँ कच्चे ठीकरे जो तोड़े हुए हैं। तो मैंने जो मेरे काका बड़ा लड़का था मेरे, उसकी घरवाले को कहा कि लैंटर्न लेके आइए, दिखाइए क्या है। वो लैंटर्न लेके आई और हमने देखा कि वहाँ पिल्ले ठीकरे, जिसको बोलेंगे मिट्टी के जो बर्तन हैं, पूरे पके भी नहीं है और कच्चे भी नहीं, वैसे टूटे हुए थे। मैंने कहा देखो ये टूटे हुए। तो वो कहने लगी कि हमने नहीं तोड़े। मैंने कहा मैं नहीं कह रहा कि आपने तोड़े हैं, ये इस समय टूटे हुए हैं या नहीं है। तब तक अड़ोसी पड़ोसी 2-4 और आगे। तो मैंने कहा अगर कल को पंचायत होती है या कुछ बंदे इकट्ठे होते हैं, तो जितने बंदे यहाँ खड़े हैं जिन्होंने ये सीन देखा है, वो कम से कम ये तो बता सकते हो अभी इतनी तारीख को इतने बजे इस जगह पे ये चीज हमने देखी थी। बोला हाँ जी, ये हम बोल सकते हैं। माँ हो सकता है कोई तीसरा आदमी हो जो हम दोनों परिवारों को भिड़ाना चाहता हो, दोनों परिवारों को लड़ाना चाहता हो, वो ऐसा काम कर रहा हो। तो वापस आने के बाद जब मैंने बताया, मैंने कहा कि मेरी काकी तो आई है 7 बजे के बाद, तूने अभी 8 बजे के बाद ये किया है। तो मेरी माँ कहने लगी तू झूठ बोल रहा है, वो 7 बजे नहीं आई, और तेरे साथ ही 5 बजे से पहले आई थी। मैंने कहा मेरे साथ नहीं आई थी, मेरे से बाद में आई थी। मैंने पूछा अच्छा तू ये बता तेरे ये होया कब, तूने पीले ठीकरे देखे कब? वो कहने लगी जब मैं धार निकालने के लिए गई थी। मैंने कहा धार निकालने कब गई थी? उसमें हमने गुगू भी अंदर किया था, जो थ्रेशर होता है गेहूं निकालने का। बोला जब तुमने गुगू अंदर किया था। मैंने कहा जो गुगू हमने अंदर किया था 5 और 5:15 के बीच का टाइम था। बोला हाँ उसी समय मैं गई थी। मैंने कहा 5 और 5:15 के बीच में, ये मान लेते हैं तब अगर वो किसी ने ठीकरे फोड़े हैं 5 और 5:15 के बीच में, और मेरी काकी जो है गाँव में आई है 7 बजे के आसपास, तो मेरी काकी ने वो ठीकरे कैसे फोड़ दिए? तो मेरी माँ कहने लगी तू झूठ बोल रहा है, तेरे साथ ही वो आई थी 5 बजे से पहले आ चुकी है। तो वहीं पे मेरा जो छोटा भाई था, उसका एक दोस्त था अमरजीत उसका नाम था, वो भी वहीं पे बैठा था। वो कहने लगा नहीं दादी, सुरेश बिल्कुल सच कह रहा है। मेरी दादी को, यानी कि मेरी काकी के बारे में बोलने लगा कि मेरी उस दादी को मैंने भी आते हुए देखा था, उसके साथ राजेश भी था जो मेरे काका छोटा लड़का था, कि वो दोनों 7 बजे के आसपास आए। तो मैंने कहा यही मैं कह रहा था, क्योंकि मैंने भी उनको आते हुए देखा था। हम बाहर घूमने ले जाते और वो वापिस आ रहे थे, तब उनको ये विश्वास हुआ हाँ जो मैं कह रहा हूँ वो सही है और वो गलत है। लेकिन इससे भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। फिर क्योंकि हम सारी तहकीकात कर चुके थे, और शुरुआत कहाँ से हुई थी? मंदिर से हुई थी। तो इसलिए मंदिर के पुजारी से बात करना भी जरूरी था। तो मैंने एक दिन प्लान बना कि मंदिर के पुजारी से बात की जाए, और साथ में काका लड़का जो बलराज है उसको ले जाया जाए। मगर मैं और बलराज दोनों मंदिर में जाएंगे और वहां कुछ बात करते हैं। जब उससे सवाल करेंगे, सवाल का जब जवाब देगा, सवाल के अंदर हम सवाल निकालेंगे, क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, तो हो सकता है वो भड़क जाए, हो सकता है हमारे ऊपर कोई आरोप लगा दे, हो सकता है वो कहीं शिकायत कर दे। तो इसलिए एक बड़ा आदमी होना, साथ में बुजुर्ग आदमी का होना जरूरी है। इसलिए हमारे साथ हमने एक बर्था नाम का व्यक्ति था, जिसकी उसमें 80 साल के आसपास उम्र थी, 70 और 80 के बीच में, रिश्ते में वो मेरा भाई लगता था। उनको हम साथ ले गए। वहां जाने के बाद अब जब उन्होंने सवाल जवाब किए,
तो पुजारी कहने लगा तेरी माँ के अंदर ये ओपरी पराई है। मैंने कहा उसका इलाज बताइए। तो कहने लगा कि उसको दिमागी डॉक्टर को भी दिखा लो। मैंने कहा दिमागी डॉक्टर क्यों दिखा ले जब ओपरी पराई है? कहने लगा दोनों चीजें भी हो सकती है। मैंने कहा हाँ दोनों चीजें हो सकती हैं। तो पहले तो माँ का ओपरी पराई का इलाज कराएंगे, उसके बाद तो डॉक्टर के पास जाएंगे। इतने में उस वालों के बीच में जब घिरा, उसको गुस्सा आया और मेरे को बोला गेट लॉस्ट। मैंने कहा आप गेट लॉस्ट मुझे नहीं बोल सकते। ये मंदिर जो है धर्म की जगह है और धार्मिक जगह पे कोई भी व्यक्ति किसी भी गांव का, किसी भी जाति का यहाँ अपनी पूजा पाठ के लिए, आस्था के लिए आ सकता है। आप ऐसा नहीं कह सकते। और शाम को 5 बजे मैं पंचायत करूंगा। पंचायत करने के बाद मैं आपसे जवाब मांगूंगा और उसके बाद मैं पुलिस में शिकायत करूंगा, क्योंकि आपने मेरे दोनों परिवारों को भिड़ाने की कोशिश की है। मेरी माँ से घी लिया, उसको मेरी काकी का नाम ले दिया, और मेरी काकी से घी लिया, उसको मेरी माँ का नाम ले दिया, और दोनों को तूने तंत्र मंत्र करके कुछ दे दिया, जिस कारण से मेरे परिवार में ऐसी नौबत आ गई कि दोनों एक दूसरे के लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए तैयार है। इतना कहने के बाद शांत हो गया। इतनी देर में जो बड़े महाराज थे वो भी आ गए, तो हम वहां से वापस आ गए। जैसे ही 5 बजने वाले थे, 5 बजे से पहले ही 4 बजे जो पुजारी था उसकी माँ मेरे घर पे आ गई। उसमें मेरे पिताजी वहीं बैठे थे, मेरे काका की बड़ी लड़की दर्शन वो भी आई हुई थी, क्योंकि उसको मैं खुद लेके आया था। मैं अगर कोई बात होगी तो काकी को समझाएंगे। मेरी माँ भी वहीं बैठी थी, मेरी जो सबसे छोटी बहन थी वो भी वहीं बैठी थी। तो जैसे ही वो पुजारी की माँ आई और मेरे पिताजी कहने लगे चल रहे भीमे, तूने बड़े महाराज बुला रहे हैं। मैंने कहा बड़े महाराज बुला रहे हैं, मेरे पिताजी नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगा, बोलो क्या बात है। बोले तू ही तो बिगाड़ के आया। मैंने कहा मैंने क्या बिगाड़ दिया? बोला तू झगड़ा करके आया। मैंने कहा मैंने कहाँ झगड़ा किया है? मैंने कहा अगर मैं और मेरा काका लड़का बदला जाते तो हो सकता है आरोप लगा देते कि झगड़ा किया है, कि दोनों जवान है, दोनों ने कुछ किया हुआ। इसलिए हम साथ में बर्थे को ले गए थे, जो कि 70-80 साल का है। एक 70-80 साल का बूढ़ा झूठ नहीं बोल सकता। हमारे और पुजारी के बीच में जो भी बातें हुई हैं वो बर्था एक एक बात सच बता देगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। जो पुजारी था उसकी माँ कहने लगी कि यही तो मैं कह रही हूँ, बर्थे को क्यों साथ में लेके गई? बर्थे की हमारी बनती नहीं। मैंने कहा बर्थे की तुम्हारी नहीं बनती, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं उसको साथ इसलिए ले गया था ताकि एक बड़ा आदमी हमारे साथ होना चाहिए, जो इस बात की गवाही दे इसके मेरे बीच में और पुजारी के बीच में क्या क्या बातचीत हुई है, क्या वाद विवाद हुआ है। पुजारी की माँ कहने लगी बेटा तेरे को विश्वास नहीं है, दुनिया में सारी चीजें हैं। अपनी लड़की का नाम ले कहने लगी कि मेरी लड़की को भी ऐसे हो गया था, इस तरह से इलाज करवा। मैंने कहा चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं दुनिया में सारी चीजें हैं। मैंने कहा आप उसका मेरे को पता बताइए, नाम बताइए कि कौन बंदा है जिसको मेरे को यहाँ से चलने से पहले ये पता चल जाए कि मैं यहाँ से चल पड़ा हूँ। मैं यहाँ से अपना जो भी साधन होगा लेके जाऊंगा, और उसको जाने के बाद मैं कहूंगा तूने जो मेरे ऊपर जादू मंत्र करना है, जादू टोना करना है वो कर लीजिए, फिर मैं अपनी कार्रवाई करूंगा। अगर उसमें दम होगा तो मेरे को कंट्रोल कर लेगा, और मेरे में दम होगा फिर मैं उसका पक्का इलाज करूंगा। इतनी देर में जो पुजारी की माँ थी वो ऐसे हाथ जोड़ खड़ी होगी, कहने लगी बेटा तूने सब बातों का पता है, पढ़ा लिखा है। मैंने कहा यही तो मेरा सवाल है ना, कि मुझे सब बातों का पता है और मैं पढ़ा लिखा हूं, और मुझे पता है कि आपके बेटे ने हमारे घर में ऐसा किया है, क्यों किया? तो इतने वो चुप हो गई और फिर वहां से शांति से चली गई। लेकिन इसके बाद भी मेरे घर वालों को इतना यकीन नहीं हुआ कि भाई हर एक चीज को साबित करता जा रहा है कि ये गलत है। फिर मैंने भी उनको फ्री छोड़ दिया और ये कहा कि तुम जो कुछ करना है करिए। मेरे काका जो परिवार है उसको किसी प्रकार की आंच नहीं आनी चाहिए। उनके खिलाफ अगर तुमने कुछ भी करना है पहले मेरे को बताना पड़ेगा और साबित करना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा किया है। जब 1-1.5 साल वो पूरे घूम लिए, परेशान हो लिए, लास्ट में जाके जब थक लिए, मैंने कहा अगर थक लियो तो मैं अभी भी मेरी माँ का इलाज करवा सकता हूँ। तो लास्ट में उन्होंने कहा कि हम थक लिए, तूने जो करना है कर लीजिए। मैंने कहा अब तुमने बीच में नहीं आना है। उसके बाद मैं अपनी माताजी का इलाज करवाया। मेरी माताजी का जो इलाज करवाया वो अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि कहाँ कैसे इलाज करवाया। इस तरह की समस्या किसी घर में आ सकती है। जब भी किसी घर में इस तरह की समस्या आए तो सूझबूझ से काम लेना है। गलतफहमी दूर करने के लिए बात करना जरूरी है। अगर आप दोनों आपस में बात नहीं कर सकते, जिनके बीच में विवाद है, किसी तीसरे ऐसे व्यक्ति को पकड़िए जो दोनों के बीच में एक मीडिएटर का काम कर सके, एक बिचौला काम कर सके, दोनों को पक्ष के सुन के और दोनों को सही तरह से बता सके, ताकि बड़ी घटना होने से बचा जा सकता है। आपने देखा होगा कभी कभी पत्थर गिरने की घटना आती है, कहीं कुछ कपड़े जलने की घटना आती है कि फलानी जगह अचानक आग लग जाती है, फलानी जगह अचानक पत्थर गिर जाते हैं, फलानी जगह अचानक लड्डू गिर जाते हैं। ये इस तरह की जो घटना है जादू मंत्र से या तंत्र विद्या से कुछ नहीं होता। कोई बंदा जो इस तरह की बीमारी से ग्रसित होता है, डिप्रेशन में होता है, उसको जो तांत्रिक होता है या जो इसी तरह के जो पुजारी होते हैं वो उनको गाइड करते हैं कि तुमने ऐसे करना है, और उनके कहे अनुसार वो ऐसी घटनाएं करते हैं। कई जगह आपने देखा एक तर्कशील सोसाइटी है, वो कई जगह जाती भी है और इनको ऐसे लोगों को पकड़ती है। इसलिए सचेत रहिए, दिमाग से काम लीजिए और गलतफहमी में ना पड़िए, अपने रिश्तों को ना तोड़िए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह की सच्ची घटनाएं देखने के लिए चैनल को
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।